वॉचटॉक्स के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज के इस एपिसोड में हम मुख्यतः स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज 2 के इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर चर्चा करेंगे। इस विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ अतिथि हैं श्री जयप्रकाश सिंह जी। श्री सिंह AKRSPI जो कि आगा खान रूरल सपोर्ट प्रोग्राम इंडिया है, इससे वर्ष 2011 से जुड़े हुए हैं और वर्तमान में क्षेत्रीय प्रबंधक के पद पर पदस्थापित हैं। श्री सिंह का ग्रामीण विकास के क्षेत्र में समृद्ध अनुभव है। उन्होंने सेंटर फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन, बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल एवं यूनिसेफ जैसे प्रतिष्ठित संस्थाओं के साथ कार्य किया है। सर, आपका वॉचटॉक्स में स्वागत है। नमस्ते। आइए आज की चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले धन्यवाद अफजल जी और वॉच ऑब्जर्वेटरी को, खास करके DMI की जो वॉच ऑब्जर्वेटरी है जो इन मुद्दों पे बिहार में इस तरह की पहल कर रही है, जहाँ पे लोगों को और सरल और सुगम भाषाओं में अगर हम इन मुद्दों पे चर्चा करें और अधिक से अधिक लोग अगर इसको देखेंगे तो मुझे लग रहा है इसका फायदा आने वाले टाइम में हमारे बिहार को और वॉच ऑब्जर्वेटरी के दर्शकों को मिलेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मेरा नाम जैसे आपने बताया जयप्रकाश है और मैं आगा खान रूरल सपोर्ट प्रोग्राम इंडिया में हूँ और मैं रीजनल मैनेजर वहाँ काम कर रहा हूँ। सर, तो सबसे पहले हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को आप अपनी संस्था के बारे में बताएं। जो आपकी संस्था है किन किन मुद्दों पे काम कर रही है बिहार के, स्पेशली अगर देखें बिहार के स्पेसिफिक। दूसरी चीज है कि वास्ते के सेक्टर में आप लोगों ने किस किस तरीके से इंटरवेंशन किए हैं बिहार में, उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालने की सर। थैंक यू। AKRSPI जो है नॉर्थ बिहार के डिस्ट्रिक्ट में काम करती है। नॉर्थ बिहार के डिस्ट्रिक्ट में साधारणतः फ्लड प्रोन डिस्ट्रिक्ट होता है ये, और हम लोग मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, वैशाली इन जिलों में 2009 से काम कर रहे हैं। और AKRSPI का जो एक अप्रोच होता है, खास करके बिहार के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो एक हम लोगों का बिलीव है कि जो पॉवर्टी में जो डाइवर्सिटी है उसमें एक सिंगल इंटरवेंशन से हम उसको शायद एड्रेस नहीं कर पाए। तो इसीलिए हमारा जो प्रोग्राम है वो मल्टी एरिया इनपुट डेवलपमेंट अप्रोच पे बेस्ड है, जहाँ पे हम लोग कम्युनिटी को एक ऑप्शन चूज करने की सहूलियत देते हैं कि वो अपने प्रेफरेंस और अपनी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए किस तरह का प्रोग्राम उनको उनकी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए हो सकता है उसमें से वो चयन करें। मुख्यतः अगर आप देखेंगे तो AKRSPI जो है 4 पोर्टफोलियो में काम करती है। एक जो है हमारा लाइवलीहुड में एग्रीकल्चर और क्लाइमेट बेस्ड एग्रीकल्चर लाइवलीहुड है। दूसरा जो है वॉश एंड न्यूट्रिशन का प्रोग्राम होता है, और वॉश में ही हमारा ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, ये सारे जो एलिमेंट्स हैं कवर होते हैं। इसके अलावा हम लोग स्किल एंड इंटरप्राइज में भी हम लोगों ने काफी अच्छा काम पिछले 7-8 सालों से चालू किया है। ये नया पोर्टफोलियो है AKRSPI का। और इसके अलावा एक रूरल गवर्नेंस है जिसमें कि हमारे सारे इंस्टीट्यूशन, चाहे वो गवर्नमेंट ओन जितने भी मैंडेट इंस्टीट्यूशन है या फिर हम लोग एज ए सिविल सोसाइटी जो गांव में काम करते हैं, वहाँ के जो इंफ्रास्ट्रक्चर या उससे संबंधित चीजों को देखभाल के लिए जो इंस्टीट्यूशन बनाते हैं उसकी देखरेख के लिए हम लोग काम करते हैं। तो इस तरीके से देखेंगे तो मुख्यतः 4 पिलर हैं AKRSPI की, जिसमें हम लोग एग्रीकल्चर बेस्ड लाइवलीहुड और वर्क एंड इंटरप्राइज, वॉश एंड न्यूट्रिशन और रूरल गवर्नेंस से हम लोग काम करते हैं। धन्यवाद। सर, जैसे कि SBM 2 की बात करें, हम लोग अभी दूसरे चरण में SBM का कार्य चल रहा है और बिहार में लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के अंतर्गत SBM 2 का इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है जो ग्रामीण क्षेत्रों में करके। सर, आप जो है अगर आपकी संस्था की बात करें, बहुत धरातल स्तर पर कार्य कर रहे हैं आप लोग और सरकार को सहयोग कर रहे हैं इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने में। तो हम ये जानना चाहेंगे सर कि SBM 2 के कौन कौन से मुख्य जो घटक हैं, कंपोनेंट्स हैं, उस पर अभी कार्य चल रहा है। आप लोग का सहयोग जो सरकार को है किस तरीके से आप लोग प्रदान कर रहे हैं? AKRSPI एज ए डेवलपमेंट पार्टनर इसमें रिकॉग्नाइज की गई है। जो हमारा बिहार के लिए जो लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान है, वहाँ से हर एक जिले में जो संस्थाएं जहाँ पे उपलब्ध हैं, इन संस्थाओं को राज्य सरकार ने मैप करके उस जिले की जो जिला जल स्वच्छता इकाई है उसके साथ इनको टैग किया है। तो AKRSPI भी जो है मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर जिले के लिए जो है एक सहयोगी संस्था के रूप में संस्था राज्य सरकार को और जिला प्रशासन को सहयोग करती है, जिसमें कि खास करके लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान में जो अभी SBM 2 का जो काम है उसमें हम लोग इस तरह से उनको सहयोग कर सकते हैं। अभी के समय में देखेंगे जब लगभग
अब शौचालय का आच्छादन का कार्य सभी जिलों में लगभग पूरा हो गया है। कुछ नए घर और कुछ छूटे हुए कुछ वंचित वर्ग के लोगों को छोड़ दें तो लगभग सभी घरों में शौचालय का निर्माण जो एसबीएम फेज 1 में कर लिया गया है। एसबीएम फेज 2 जो है ज्यादातर चीजें जो है ओडीएफ प्लस और उसकी सस्टेनेबिलिटी पे बात करती है, जिसमें हम लोग देखेंगे कि जो बने हुए शौचालय हैं उसका कैसे बेहतर रख रखाव हो और ग्रामीण परिवेश में जो कचरा और सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट का जो प्रबंधन है उसको किस तरह से और बेहतर किया जाए। और इसमें पंचायत की भागीदारी, पंचायत के जो प्रतिनिधित्व जो करने वाले लोग हैं, खास करके चूंकि बिहार में अगर आप देखेंगे तो काफी डिसेंट्रलाइज फंक्शनिंग यूनिट है, जहाँ पे वार्ड को भी है फंड और फंक्शन दोनों से उनको मौका दिया गया है कि वहाँ पे फंड भी अवेलेबल है और वार्ड के जो अध्यक्ष होते हैं वो WIMC के मेंबर होने के नाते उसमें उनकी भागीदारी भी सुनिश्चित होती है। तो मुझे लग रहा है कि हम लोगों ने अभी तक जिले में पूरे पंचायतों में जितने भी WIMC के सदस्य हैं, पंचायत के प्रतिनिधि खास करके मुखिया हैं और भी जो ग्राउंड में जो गवर्नमेंट के फंक्शनरीज हैं उनको कैपेसिटी बिल्डिंग करने में काम किया, उनकी क्षमता कैसे और उसमें हम लोग उनको बढ़ा सकें। खास करके जो एसबीएम 2 में जो अलग अलग मार्गदर्शिकाओं के अनुरूप जो प्रशासन और जो राज्य सरकार का दिशा निर्देश है उस दिशा निर्देश को उनको समझने में और उसके अनुपालन करने में किस तरह की सहायता एक संस्था वहाँ दे सकती है, इसमें हम लोग मदद कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद सर। जैसे सर आपने बताया कि एसबीएम 2 के जो सेकंड जो चरण है, इस चरण में हम लोग मेनली सस्टेनेबिलिटी पे फोकस कर रहे हैं। दूसरा हम लोग जो है सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर फोकस कर रहे हैं। साथ में कम्युनिटी सेंट्रिक कॉम्प्लेक्सेस हैं, इसके लिए रेट्रोफिटिंग्स वगैरह हैं, उस पर कार्य कर रहे हैं। तो इन चीजों के इम्प्लीमेंटेशन में आपको धरातल स्तर पे कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? क्योंकि बिहेवियर चेंज इतनी आसानी से होता नहीं है, आप लोगों को हमेशा प्रयासरत रहना पड़ता है। लोगों का जब तक सस्टेन बिहेवियर नहीं हुआ उस प्रोग्राम का कोई औचित्य नहीं रह जाता है अगर बैक टू अगर प्रीवियस बिहेवियर आते हैं तो किस तरीके से इसको इंश्योर करते हैं, इसके बारे में थोड़ा बताएं। देखिए इसमें जो है हम लोग मुद्दा जो है अगर आप सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट का जो आप प्रिंसिपल देखिएगा उसमें हम लोग 4 R और 1 T की बात करते हैं। जो R है उसमें आपको जो है सबसे पहला जो है हम लोग कहते हैं कि आप उसको रिफ्यूज कीजिए। इस तरह के वेस्ट जो आप वेस्ट जिससे आपको लग रहा है कि पर्यावरण को आपको परेशानी आएगी उस तरह के मटेरियल को आप इस्तेमाल ही ना करिए। तो एक तो हम लोग उसको रिफ्यूज करने की बात करते हैं, उसके बाद उसको जो है हम लोग रीयूज की बात करते हैं कि अगर कोई चीज आप इस तरह की चीजें हैं जिससे कि पर्यावरण को प्रदूषण हो सकता है तो वहां पे आप उसको कम इस्तेमाल करें। उसके बाद इसका जो फेज आता है रिसाइकलिंग का आता है कि अगर आप इसको रिसाइकलिंग करें और लास्ट जो सबसे कम वाला पार्ट है जहाँ पे कि अगर आप सब कुछ हो जाने के बाद अगर उसको हमको डिकम्पोज या उसके डिस्पोजल पे काम करना पड़े तो उस पर सबसे कम बर्डन आए। तो इसी सिद्धांत के रूप में अगर आप देखिएगा तो हम लोग गांव में जो है सबसे पहले गांव में जो काम करते हैं उसमें लोगों को ये समझाते हैं कि आपको वेस्ट जनरेट कम से कम हो, इस तरह की पद्धति अपनाएं और जितना संभव हो सके आप अपने वेस्ट का जो है सेग्रीगेशन करें और घर के स्तर पे ही जो है इसका आप निष्पादन करने की कोशिश करें। हाँ, ये सभी वेस्ट में शायद संभव ना हो पाए, कुछ ऐसे वेस्ट होंगे जिसका कि हमें उसका निष्पादन करना और समुचित निष्पादन करने के लिए उसकी एक प्रणाली पे हमें काम करनी पड़ती है, जिसमें कि वेस्ट का कलेक्शन है, उसके सेग्रीगेशन है, फिर एक वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट है उसको लाना होगा और वहां से जो वेस्ट और भी उसके वैल्यूएबल प्रोडक्ट बन सकते हैं वहां पे हम लोग उसको और अदर प्लास्टिक वेस्ट यूनिट पे ले जाना होगा। इस तरह की प्रक्रियाओं में हम लोग सरकार को मदद कर रहे हैं और मूलतः हम लोग जो अपने गाँव में या हमारे जो अपने वर्किंग एरिया के जो विलेजेस हैं उसमें हम लोग इस पे वहाँ के ग्रामीणों को बार बार सेंसिटाइज करते हैं कि वो इस तरह के वेस्ट का सबसे पहले इस्तेमाल कम करें और अगर इस्तेमाल करते हैं तो वो इस तरह से घर में ही उसका जो है उसका प्रबंधन कर ले, उचित प्रबंधन कर ले, ताकि जो है पंचायतें और जो पंचायत के ऊपर के जो नगर निकाय और इस तरह की जो पंचायती राज व्यवस्था में जो प्रणाली है वहाँ पे इसका निष्पादन करने पे उनको कम भार आए। और पूरे राज्य सरकार में भी अगर आप देखेंगे तो जितना वेस्ट जो हम कम जनरेट करेंगे उसकी रिसाइकलिंग या उसके डिस्पोजल पे जो है सरकार को भी मेहनत कम करना पड़ेगा। सर जैसे अभी आपने बताया कि सेग्रीगेशन एट सोर्स बहुत अहम पहलू हो जाता है। प्लास्टिक जो है अब तो गांव में भी पहुंच चुका है और बहुत ज्यादा पहुंच चुका है, उसका प्रॉपर आपका कलेक्शन भी नहीं हो पा रहा, डिस्पोजल भी नहीं हो पा रहा है। दूसरा जो पार्ट है सर कि
उसके बाद अगर कलेक्ट भी कर रहे हैं, उसके बाद से सोर्स पे जाके वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट की बात करें, जो प्लास्टिक जा रहा है क्या वहां सेग्रीगेट हो पा रहा है या फिर वो भी उसी तरीके से मिक्स एंड मैच हो रहा है? नहीं, इसमें देखिए सरकार की जो स्वच्छ भारत मिशन 2 में जो काम हो रहा है उसमें बिहार काफी प्रोग्रेसिव स्टेट है, काफी सारा रिसोर्स इसके लिए एलोकेट किया गया है। लगभग हर एक वार्ड में, बिहार में लगभग 1 लाख से 12-13 हजार वार्ड है। हर एक वार्ड में जो है कचरा प्रबंधन के लिए एक पैडल रिक्शा की व्यवस्था की गई है, और उस पैडल रिक्शा पे एक स्वच्छता कर्मी होते हैं जो गांव में जाके घर घर पे उन लोगों ने जो डस्टबिन दिया है, ये 2 कलर के डस्टबिन होते हैं जो कि अगर जो वेस्ट हमको सेग्रीगेट करना हो, जिसका कि डिकम्पोज और जिसका ऑर्गेनिक मैन्योर में कन्वर्ट कर सकते हैं, उस वेस्ट को अलग रखना है, और वैसे वेस्ट जिसको कि हम कंपोस्ट नहीं बना सकते हैं उसको अलग रखना है। इस तरह का लोगों में अवेयरनेस भी दिया गया है, और अवेयरनेस के साथ साथ इस वेस्ट को सेग्रीगेशन करने के लिए उनकी सुविधाएं भी दी गई हैं। और चूंकि जैसा मैंने कहा कि लगभग हर एक वार्ड में एक पैडल रिक्शा जो है सुबह के वक्त उनसे वेस्ट का कलेक्शन करता है, और पंचायतों में लगभग अमूमन देखा गया है कि 18 से 20 वार्ड होते हैं, 20 तो नहीं है, 17-18 वार्ड होते हैं एक पंचायतों में, और हर एक पंचायतों में ये सुबह में ये वार्ड में जो है ये रिक्शा जाता है, और वहां से वेस्ट को कलेक्ट करके जो है नियरेस्ट उनके जो वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट है वहां पे लेके आता है। और वहां पे एक अलग से रिक्शा दिया गया है जो बैटरी ऑपरेटेड रिक्शा होता है। वैसे वेस्ट जिसका कि कोई वहां पे डिकम्पोजिशन नहीं किया जा सकता है, डिकम्पोज उनको नहीं बनाया जा सकता है उसको, तो वैसे प्लास्टिक और जो नॉन डिकम्पोजेबल वेस्ट है उसको प्लास्टिक प्रोसेसिंग यूनिट पे लाया जाता है। तो इस तरह की व्यवस्था की गई है, और काफी ह्यूमन रिसोर्स इसमें इंगेज है। जैसा कि आप देखेंगे कि पंचायतों में लगभग 20 से ज्यादा स्वच्छता कर्मी है, और ये स्वच्छता कर्मी घरों पे जाके वेस्ट का कलेक्शन करते हैं। उसके ऊपर एक स्वच्छता का पर्यवेक्षक होता है जो इनके कामों को, उनकी क्षमता वर्धन, उनके डेली रूटीन को फॉलो करना, इस पे भी मदद करता है। इसके अलावा बिहार की पॉलिसी को देखेंगे तो बिहार में जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर है उनका भी डिजिग्नेशन जो है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के साथ साथ ब्लॉक सैनिटेशन ऑफिसर के रूप में जाना जाता है। प्रखंड स्वच्छता पदाधिकारी भी उनको कहा जाता है। तो इस तरह के काफी इनोवेटिव इनिशिएटिव लिए गए हैं जहां पे कि लोगों को ये रिस्पॉन्सिबल बनाया जाए उनके दायित्वों में, कि वो अपने गांव को, अपने पंचायतों को, अपने ब्लॉकों को स्वच्छ रख सके, और इस पे काफी बिहार प्रोग्रेसिव रूप में आगे बढ़ रहा है। आपकी संस्था भी क्या क्षमता वर्धन के लेकर के कुछ काम कर रहे हैं? किस तरीके से आप जो सैनिटेशन सुपरवाइजर्स हैं या और भी कर्मी जो इन्वॉल्व हैं और उनका क्षमता वर्धन में आप किस तरीके से अपना रोल देखते हैं? जैसा कि मैंने कहा कि संस्था जो है एक तरह से डेवलपमेंट पार्टनर के रूप में राज्य सरकार को मदद करती है, और हम लोग जिस जिले में है वहाँ पे एक जिला जल स्वच्छता समिति होती है जिसके कि अध्यक्ष डीएम होते हैं हर एक जिले में, और उसमें संस्था एक सहयोगी पार्टनर के रूप में काम करती है। तो वहाँ पे अमूमन जब ये बैठक होती है उस बैठक में लिए गए निर्णयों के अनुसार संस्था काम करती है, और उसमें अभी तक के जो निर्णय लिए गए हैं उसमें मुजफ्फरपुर जिले के लगभग सभी ग्राम पंचायतों के जो स्वच्छता पर्यवेक्षक हैं, जो स्वच्छता कर्मी हैं, उनका हम लोगों ने क्षमता वर्धन किया है, जो विभाग का और जो राज्य सरकार का जो दिशा निर्देश है उस पे। उसके अलावा वहाँ पे जो सही सिलेक्शन हो स्वच्छता कर्मी का, उस पे हम लोगों ने काम किया है। इसके अलावा वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट पे एक प्रॉपर मैसेज डिसिमिनेशन हो, दीवार लेखन हो, और जो ब्लॉक की जो प्लास्टिक वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट है वहाँ पे भी हमने इस तरह का सेंटर पे सपोर्ट किया है, जहाँ पे कि लोग आए तो एक तरह से एक इंटीग्रेटेड उनको वेस्ट डिस्पोजल यूनिट का उनको अवलोकन हो सके, ताकि जब एक्सपोजर में दूसरे पंचायतों के लोग जब आते हैं, आपको मालूम होगा कि बिहार में मुजफ्फरपुर जिले का एक सकरा प्रखंड है जहाँ की पहला प्लास्टिक वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट बना था। ये प्लास्टिक वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट उस पंचायत के जितने वेस्ट जो होते हैं खास करके प्लास्टिक वेस्ट उसको वहाँ एकत्रित करता है, और वहाँ का जो रख रखाव है, उसकी जो पूरी मेंटेनेंस है, उसमें संस्था ने काफी मदद की है। अभी वो काफी सस्टेन हो गया है, तो वहाँ की जो ब्लॉक की जो यूनिट है वो उसका देख रेख कर रही है। लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट का क्या स्थिति अभी तरीके से कार्य चल रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में? और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट बिहार का जो भौगोलिक क्षेत्र है उसके लिए वाकई भी काफी चैलेंजिंग है। मेरे अनुभवों के आधार पे मुझे ऐसा लगता है कि सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के साथ साथ लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के इश्यूज को एड्रेस करना ज्यादा चैलेंजिंग है। इसमें सबसे ज्यादा चैलेंजेस मुझे यहाँ पे लगा है अभी तक
कि बिहार का अगर आप देखेंगे तो प्रॉपर ड्रेनेज गांव में नहीं होता है, जिसके कारण वाटर स्टेगनेंट होता है, खास करके वेस्ट वाटर जो निकलता है। और कहीं कहीं पे ये सेग्रीगेशन जो है ब्लैक वाटर का भी अलग से नहीं है, तो उसी वेस्ट वाटर में ब्लैक वाटर भी आता है। ब्लैक वाटर अब जो जनरली हम लोग जो सीवेज या जो सेप्टिक टैंक का डिस्चार्ज का जो पानी है उसको बोलते हैं। तो इस तरह के इश्यूज को टैकल करने में सरकार को काफी चैलेंजेस आ रहा है। हालांकि सरकार ने इस पे काफी सारा रिसोर्स रखा है स्वच्छ भारत मिशन 2 के अंतर्गत। खास करके अगर कन्वर्जेंस में भी देखेंगे तो मनरेगा का प्रोग्राम है, या फिर पंचायतों को जो भूमि वित्त आयोग से जो राशि मिलती है उसमें उनको इस तरह के सॉफ्टवेयर बनाने का उनको एक लिबर्टी है, एक आजादी है, और उसमें काफी सरकार उसको पुश भी कर रही है कि कहीं पे भी इस तरह का अगर प्रॉपर ड्रेनेज नहीं है जो बड़े नाली से कनेक्ट होता है, तो वहां पे इस तरह के सॉफ्टवेयर बना के इसको हैंडल किया जाए। लेकिन वाकई में ये एक बहुत कठिन कार्य है, खास करके जहाँ पे बिहार की जो घनत्व है आबादी का ये काफी ज्यादा है। तो जहाँ पे ये आबादी का घनत्व ज्यादा है, लोगों के पास जमीनें, उस तरह के वेस्ट वाटर को या लिक्विड जो वेस्ट जनरेट होता है इसका प्रॉपर डिस्पोजल करने में दिक्कत आती है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हम ये जानना चाहेंगे कि अभी सस्टेनेबिलिटी पे काम हो रहा है, यानी ODF प्लस पे काम कर रहे हैं, तो क्या ये धरातल स्तर पे भी 100% लोग जो हैं अभी शौचालय का प्रयोग कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं, अगर नहीं कर रहे हैं तो आपके क्या सुझाव होंगे कि क्या किन चीजों से इस चीज को इंश्योर किया जा सकते हैं ताकि ODF स्टेटस मेंटेन हो और सस्टेन हो सके? बात है, देखिए इसमें बिहार जो है एक अग्रणी राज्य रहा है। शुरुआत में हम लोग बहुत पीछे थे, लेकिन बाद में जो यहाँ के दिशा निर्देश था, बिहार मुझे लग रहा है पूरे भारत में पहला राज्य था जो कलेक्टिव बिहेवियर चेंज पे एप्रिसिएशन को अवॉर्ड कर रहा था। इंडिविजुअल को इसमें अगर कोई घर में लाभुक अगर शौचालय बनाते भी थे तो उनका इंसेंटिव इसलिए रुका रहता था कि पूरा वार्ड जो है जब तक खुले में शौच मुक्त नहीं होगा तब तक उस वार्ड का कलेक्टिव इंसेंटिव जो है नहीं उसको रिलीज किया जाता था। तो ये मुझे लग रहा है कि अच्छी यहाँ पे दिशा निर्देश शुरू से रही है। हाँ, कुछ चीजें ऐसी रहती हैं क्योंकि आप इतने बड़े आबादी के साथ काम कर रहे हैं और बिहेवियर है कि एक जनरेशनल टाइम लगता है उसको बदलने में। तो कुछ जो लोग ऐसे हैं जिनकी आदत अभी भी होगी कि उनको बाहर जाने की आदत है, तो मुझे लग रहा है कि ऐसे ही कुछ 2-4% लोग होंगे। अन्यथा अगर देखेंगे तो हम लोग जहाँ पे काम कर रहे हैं ऐसे काफी सारे गांव हैं जो हम लोगों ने देखा था 2010 में, 11 में, 12 में, जहाँ पे कि सुबह और शाम के वक्त लोगों का चलना वहाँ मुश्किल होता था। आपको वहाँ की स्मेल, वहाँ की जो हवा में जो गंदगी की जो एक स्मेल आती थी वो अभी नहीं मिलती है। तो आपको विजुअल चेंज तो मिलेंगे, लेकिन हाँ, इतनी बड़ी आबादी में ये कहना कि सभी लोग सभी समय और घर के सभी सदस्य जो है खुले में शौच की प्रथा को बंद किए हैं, ये कहना थोड़ा मुश्किल होगा। ये एक जन भागीदारी का कार्यक्रम है, तो इसमें हमेशा लोगों को सहभागिता इसमें करनी ही पड़ेगी। और कुछ ऐसे लोग जो हैं उनका पीयर प्रेशर बना के पंचायत इसमें काफी अच्छा इनिशिएटिव लेती है, इस तरह के लोगों को कैसे समझाया जाए। और मुझे लग रहा है कि बिहार उसमें काफी आगे है। स्वच्छता और खुले में शौच की जो गांधी जी की जो धारणा थी और उनके जो विचार थे, उसको अभी अगर आप देखेंगे तो लगभग 10 वर्ष भी हो गए हैं। 2014 में ये स्वच्छ भारत मिशन का कार्यक्रम स्टार्ट हुआ था और इस साल का थीम भी जो रखा गया है बिहार में, मन स्वच्छ और स्वभाव स्वच्छ पे बात की जा रही है। तो ये काफी अच्छा इनिशिएटिव है जो स्टेट गवर्नमेंट भी दे रही है इन चीजों पे। ये बहुत सर ये बात है। साथ में जानना चाहेंगे सर कि इंडिविजुअल लेवल पे सबकी जिम्मेदारी है ताकि स्वच्छता जो है पूरे ग्रामीण क्षेत्र लेवल पे या एक राज्य के लेवल पे, एक देश के लेवल पे इंश्योर किया जा सके। तो एक इंडिविजुअल लेवल पे क्या हम लोगों की जिम्मेदारी होनी चाहिए, हम चाहेंगे या हमारे दर्शकों को बताएं? व्यक्तिगत रूप से देखेंगे तो ये स्वच्छता जो है व्यक्तिगत रूप में अगर व्यवहार परिवर्तन एक आदमी का होता है तो वाकई ये धीरे धीरे उस घर के लोगों को भी बदलाव में लाएगा और फिर घर से निकल के वहाँ के समाज और बड़े स्तर पे वार्ड और पंचायतों को भी स्वच्छ बनाएगा। तो व्यक्तिगत स्वच्छता में हम लोग देख सकते हैं कि लोग जो है शौचालय का इस्तेमाल करें, खास करके जो है शौच के बाद जो है हम लोग कहते हैं भी हैं कि आप क्रिटिकल टाइम पे हैंड वॉशिंग करें और उसकी टाइमिंग भी है। जो हेल्थ वर्कर हैं उनको छोड़ के जो बाकी लोग हैं उनको 20 सेकेंड तक अपने हाथों को साफ करना है, जिससे कि आप काफी सारी बीमारियों से भी बच सकते हैं। इसके अलावा जो सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट का बात है उसमें हम लोग इस तरह के वेस्ट जनरेशन को अवॉइड करें जिससे कि वेस्ट जनरेट होता है, और हम लोग कम से कम प्लास्टिक और इस तरह के मटेरियल को यूज करें। हम अपने दैनिक
बिहेवियर में हम लोग अगर एक थैला लेके भी अगर सब्जी और अगर अपने बाजार जाते हैं तो मुझे लग रहा है कि काफी अच्छा एक व्यवहार परिवर्तन हम लोग खुद से भी शुरुआत कर सकते हैं। KRSPI जैसे और भी संस्थाएं हैं जो कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है या सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो भी काम कर रही हैं धरातल पे और सरकार को सहयोग दे रही हैं किसी न किसी तरीके से। तो आप इन संस्थाओं के बीच में जो डेवलपमेंट पार्टनर्स हैं इनके बीच में कन्वर्जेंस और कोऑर्डिनेशन को कैसे देखें? अब इसमें बिहार में तो हम लोगों ने देखा है कि बॉस फोरम भी है। उस बॉस फोरम में इंटरनेशनल संस्थाएं, UN की संस्थाएं, यूनिसेफ, ये सब हम लोग फ्रिक्वेंटली मिलते हैं। और एक अच्छा चीज है कि जहाँ पे भी हम लोगों को लगता है कि सरकार को कुछ गाइडेंस या कुछ उनके सजेस्टिव पॉइंट देना है तो हम लोग कलेक्टिवली एक पॉइंट पे पहले कॉमन अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं, ताकि अलग अलग संस्थाएं अलग अलग धारणाएं अगर सरकार को देगी तो उससे हमारा पक्ष और कमजोर ही होता है। तो हम लोग कलेक्टिव अपनी लर्निंग को एक जगह लाके और फिर एक फोरम होता है जहाँ पे बॉस फोरम है और यहाँ की ब्यूरोक्रेसी भी उसको एक्सेप्ट करती है कि इस तरह की संस्थाओं के जो फीडबैक है वो काफी उनके प्रोग्राम के इम्प्रूवमेंट के लिए है। तो हम लोगों ने विगत वर्षों में इस तरह के काफी सारे इनिशिएटिव सरकार को सुझाए हैं जहाँ पे कि इस कार्यक्रम को और बेहतर कैसे हम लोग कर सकते हैं, इस पे हम लोग बात करते हैं। प्रोग्राम में आने के लिए और साथ ही अपने बहुमूल्य समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अफजल जी, और मैं पूरी टीम को, बॉस ऑब्जर्वेटरी को धन्यवाद देता हूँ कि इस तरह के इनिशिएटिव को आपने स्टार्ट किया है। और ये काफी अच्छा है जहाँ पे लोग अपनी बातों को रखते हैं और अपने जो व्यूअर्स हैं उनको और इस मुद्दे पे और कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। जी धन्यवाद। जी, हम आशा करते हैं कि हमारे ऑडियंस भी बहुत ज्यादा लाभान्वित हुए होंगे इस चर्चा से। तो चलते चलते हम चाहेंगे कि हमारे ऑडियंस के लिए आप कोई स्वच्छता संदेश दें। स्वच्छता संदेश बस इतना ही है कि 2014 में स्वच्छ भारत मिशन स्टार्ट हुआ था, अभी 10 वर्ष पूरा हो गया है। तो हम लोगों ने इसमें काफी सारी चीजें अचीव कर ली हैं। अब हमें इसको सस्टेन करने की जरूरत है। सरकार इस पे काफी रिसोर्सेज भी दे रही है और पंचायतों को काफी लिबर्टी भी है अपने अपने संसाधन को उपयोग करके पंचायतों को स्वच्छ बनाने में। हमें अपने व्यक्तिगत व्यवहार में थोड़ा और परिवर्तन लाके और हम उसमें अगर अमल करें तो हमको लगता है कि हम लोग अपने पर्यावरण और पंचायत को काफी स्वच्छ बना के रख सकते हैं।